लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू होगा सीएए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को 300 से ज्यादा सीट मिलेंगी, जबकि राजग 400 से ज्यादा सीट हासिल करेगा। आम चुनाव के नतीजों पर कोई संशय की स्थिति नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहीं। शाह ने कहा, हमने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर दिया। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था, इसलिए हमें भरोसा है कि देश के लोग भाजपा को 370 सीटों और एनडीए को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम के दौरान उनसे राष्ट्रीय लोकदल, शिरोमणि अकाली दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछा गया। इस पर गृह मंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी परिवार नियोजन में भरोसा करती है, लेकिन राजनीति में नहीं। शियत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, 2024 का चुनाव एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच नहीं, बल्कि विकास और केवल नारे देने वालों के बीच होगा। वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे पीएम मोदी। पोर्ट ब्लेयर में 12 फरवरी को रोजगार मेला का आयोजन होने वाला है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नवनियुक्त उम्मीदवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आधिकारिक तौर पर सभी चयनित उम्मीदवारों को 12 फरवरी को नेताजी स्टेडियम में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। सभी को नियुक्ति प्रस्ताव आदेश 12 फरवरी को आयोजित होने वाले रोजगार मेले के दौरान जारी किए जाएंगे। एक अधिकारी बताया कि मेले में कुल 2721 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, 12 फरवरी को पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में रोजगार मेला आयोजित होने वाला है। विभिन्न ग्रुप सी पदों के लिए सभी चयनित उम्मीदवारों को उनके नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश मुख्य अतिथि होंगे और उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी समारोह में सम्मानित अतिथि होंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप के सांसद कुलदीप राय शर्मा और मुख्य सचिव केशव चंद्रा भी समारोह में शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने समारोह में भाग लेने के लिए उत्तर और मध्य अंडमान और दक्षिणी द्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए विशेष बस सेवा और जहाज सेवा की व्यवस्था की है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस हफ्ते बढ़कर 622.469 अरब डॉलर हो गया है, जो बीते एक महीने का उच्चतम स्तर है। 2 फरवरी को खत्म हुए पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 5.736 अरब डॉलर बढ़ा है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक डाटा के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्ति का रहा, जो 5.186 अरब डॉलर बढ़कर 551.331 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा संपत्तियों में रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं का उपयोग करके खरीदी गई यूएस ट्रेजरी बिल जैसी संपत्तियां हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्ति का ही होता है। गोल्ड रिजर्व भी 68 करोड़ डॉलर बढ़कर 48 अरब डॉलर हो गया है। अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा 645 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा था। हालांकि साल 2022 में आयात की लागत बढ़ने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में काफी गिरावट आई थी। अब एक बार फिर ये उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि साल 2030 तक हम अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 65% अक्षय ऊर्जा से हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। कर्मचारियों को तोहफा, ईपीएफओ की ब्याज दर बढ़ी। देश के रिटायरमेंट फंड निकाय ईपीएफओ ने शनिवार को साल 2023-24 के लिए ब्याज दर तय कर दी है। यह ब्याज दर 8.25% रहेगी और यह बीते 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। मार्च 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि फंड में सरकार ने 2022-23 के लिए ब्याज दर 8.15% तय की थी, वहीं 2021-22 के लिए यह 8.10% थी। मार्च 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2021-22 के लिए ब्याज दर को बीते 4 दशकों के मुकाबले कम करते हुए 8.1% कर दिया था। यह 1977-78 के बाद सबसे कम था।
ईपीएफओ में फैसले लेने वाली निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने शनिवार को हुई बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए 2023-24 में ब्याज दर 8.25% करने का फैसला किया है। सीबीटी ने मार्च 2021 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5% तक तय की थी। जनवरी में ईपीएफओ ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज मानने से इनकार कर दिया था। कर्मचारी भविष्य निधि 20 या अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य योगदान है। भारत में मस्तिष्क विकारों की समस्या बढ़ी। पिछले 2 दशकों का डेटा देखें तो पता चलता है कि भारत में कई प्रकार की बीमारियों का खतरा काफी तेजी से बढ़ा है। डायबिटीज और हार्ट की समस्याओं के अलावा यहाँ लोगों में कई प्रकार की न्यूरोकॉग्निटिव समस्याओं का जोखिम भी काफी अधिक देखा जा रहा है। न्यूरोकॉग्निटिव विकार तंत्रिका संज्ञानात्मक विकारों का समूह है। इसमें मानसिक कार्यप्रणाली में कमी आने की समस्या हो सकती है। इन विकारों के कारण दैनिक कार्य करने की क्षमता में भी कमी आने का खतरा हो सकता है। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में इस प्रकार के रोगों का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं 60 वर्ष की आयु वाले लगभग 5 में से 1 भारतीय में न्यूरोकॉग्निटिव विकारों का खतरा हो सकता है। समय के साथ इसके जोखिम और भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी लोगों को अलर्ट रहने और कम उम्र से ही बचाव के उपाय करते रहने की आवश्यकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार की समस्याओं का जोखिम अधिक हो सकता है। इससे न सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ पर नकारात्मक असर हो सकता है, साथ ही मेडिकल क्षेत्र पर इन विकारों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। जेएनयू में एबीवीपी वाम सदस्यों के बीच झड़प। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव कराने पर एक बैठक के दौरान एबीवीपी और वाम समर्थित समूहों के बीच शुक्रवार देर रात झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ने दावा किया कि उनके कुछ सदस्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में जेएनयू प्रशासन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक जेएनयूएसयू चुनावों के लिए चुनाव आयोग के सदस्यों का चुनाव करने के लिए परिसर में साबरमती ढाबा पर विश्वविद्यालय की आम सभा की बैठक के दौरान छात्र समूह आपस में भिड़ गए। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि उनके सदस्यों पर हमला किया गया और उन्हें चोटें आई हैं। वहीं डीएसएफ ने एबीवीपी के सदस्यों पर चुनाव प्रक्रिया बाधित करने का आरोप लगाया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाकी बचे हुए मुकाबलों के लिए भारतीय टीम घोषित हो गई है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सीरीज से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। वह पारिवारिक कारणों से शुरुआती 2 टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। बाकी बचे हुए मुकाबलों के लिए तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह को शामिल किया गया है। राजकोट में सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड की टीमें अब तक हुए 2 टेस्ट में 1-1 की बराबरी पर है। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों से सीरीज के बाकी बचे मैचों में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता मिथुन चक्रवर्ती को आज शनिवार 10 फरवरी को कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिनेता को आज सुबह सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें लकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेता के करीबी का कहना है कि वे बेचैनी महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभिनेता के परिवार के सदस्यों ने उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अस्पताल ने अब अभिनेता के स्वास्थ्य से जुड़ा बयान जारी किया है। स्वास्थ्य सुविधा के अधिकारियों ने कहा कि अभिनेता को सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में शराब कारोबारी व उनकी बेटी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घर में सो रहे बाप बेटी की अज्ञात बदमाशों ने पीटकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गहनता से मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डबल हत्या हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह पिता और पुत्री एक घर में मृत अवस्था में मिले थे। मौके पे पहुंच के शवों का पंचनामा करके उन्हें
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, घर वालों ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, घर के अन्य जो सदस्य हैं, और घटना का बहुत तेज़ी से अनावरण किया जाएगा। बताया जा रहा है किसी महिला का, मेरठ की महिला का यहाँ आना जाना था। इस प्रकरण में एक सस्पेक्ट महिला है जिसका इस घर में आना जाना था, जो अभी यहाँ से गायब चल रही है। उसके बारे में भी घर वालों ने कई चीज़ें बताई हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज के रात्रिकालीन ड्यूटी कर घर लौट रहे जूनियर स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मी की एक्टिवा को तेज गति इको ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया है।